जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल कंटेंट पर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार आप लोग साथी बताएं कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। सारे साथियों का दिल से स्वागत है। आज के इस नए टॉपिक में हम नई सीरीज स्टार्ट करने चल रहे हैं, जो कि यूपी कांस्टेबल और यूपी टेट दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हिंदी, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का पहला क्लास मेरा है। यहाँ से आज से हम प्रैक्टिस सेट और यहाँ से सिलेबस देखेंगे। इस वीडियो में हम सिलेबस देखेंगे और प्रैक्टिस सेट यानी इसका क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पुलिस में, उसका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसलिए साथियों आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और इसमें कोशिश करिएगा कि कितना आपका आंसर सही हो रहा है, कितना कर पा रहे हैं। इसको आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो सबसे पहले साथियों हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, हमें पढ़ना क्या क्या है। जैसे सामान्य हिंदी में हमें हिंदी में पढ़ना है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। पहला टॉपिक है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। दूसरा है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, यानी हिंदी व्याकरण का हमें मौलिक ज्ञान। उसके बाद हिंदी वर्णमाला तद्भव तत्सम, हिंदी वर्णमाला। उसके बाद तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, फिर अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। उसके बाद समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। उसके बाद लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। इतना हमें पढ़ना है। उसके बाद अपठित बोध गद्यांश जो होते हैं वो। उसके बाद प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा के पुरस्कार और विविध, यानी इतना हमें पढ़ना है। इतना साथियों हमें पढ़ना है। एक बार इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही सिलेबस हमें, इतना हमारा सिलेबस दिया है, इतना सिलेबस हम पढ़ेंगे। और इसके बाद अब हम जो क्वेश्चन करने चल रहे हैं, ये यूपी पुलिस में पूछा हुआ है। इसको 17 फरवरी का पूछा था ये वाला क्वेश्चन। यहाँ से आप लोग करने की कोशिश करिएगा, देखिए आप लोग कितना कर पा रहे हैं। फिर यही देखिए हम किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है, यानी जो सिलेबस है वहाँ से हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछा है। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है मेरा। आप लोग करिएगा, जो आपको ना आए उसको आप नोट कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी नैऋत्य, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है ईशान, चौथा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ईशान। जो साथियों पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा होती है, ये क्या होता है, इसके बीच को क्या कहते हैं, हम ईशान कहते हैं। ठीक, चलिए हम देख लेते हैं ये क्या होता है। उसके बाद दिशाओं से क्वेश्चन जरूर पूछता है। पिछली भी बार पूछा था, हर शिफ्ट में लगभग पूछा था। उसके बाद यहाँ से यूपी पुलिस हुआ या कोई जैसे यूपी टेट का ही एग्जाम हुआ, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखिए हम देख लेते हैं, पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। ऐसे विभिन्न प्रकार की वस्तु और भूगोल, इनका अध्ययन किया जाता है। ये जो ईशान है, यानी विभिन्न प्रकार की वस्तु और भूगोल में इनका अध्ययन किया जाता है। और फिर देख लेते हैं हम वस्तु में दिशाओं का महत्व। जैसे हम ये देख लिए, तो इसके बाद आगे जो है, जैसे देखिए उत्तर और पूर्व के बीच वाले कोण को, यानी बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, उत्तर और पूर्व, या तो उत्तर पूर्व कहेंगे या फिर उसी को ईशान कहते हैं। ठीक, दूसरा है पूर्व और दक्षिण के बीच वाले कोण को क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व या फिर आग्नेय कहते हैं। देखिए ईशान, आग्नेय। उसके बाद दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले कोण क्या कहेंगे, या तो दक्षिण पश्चिम कहेंगे या फिर नैऋत्य कहेंगे। क्या कहेंगे, नैऋत्य कहेंगे। उसके बाद पश्चिम और उत्तर के बीच के कोण को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे, या तो फिर क्या कहेंगे, हम वायव्य कहेंगे। क्या कहेंगे, वायव्य कहेंगे। ठीक, वायव्य। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए, किस विकल्प में श्रुति सम विभिन्न शब्द का सही अर्थगत भेद किया गया, यानी समश्रुत भिन्नार्थक बताना है। कि जैसे इसमें क्या होता है कि वर्ड एक ही जैसा होता है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे पहला ऑप्शन है वर्ण, तो इसका मतलब क्या, रंग घाव होता है। दूसरा है विष, तो इसका मतलब क्या, धन और विष होता है। उसके बाद तीसरा है प्राकृत, इसका मतलब क्या, एक भाषा, वास्तविकता या यथार्थ, उसी को बोलते हैं। एक है चौथा शशधर और शशिधर। तो इसमें साथियों हो जाएगा क्या, ऑप्शन 4
शशधर और शशिधर, यानी शशधर मीन्स होता है चाँद और शशिधर मतलब जो शिव होता है। ठीक, चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, उसके बाद 10 बजने को 15 मिनट है। तो साथ ही इसको विकल्प हटा भी सकते हैं, हटा के आप सही कर सकते हैं। देखिए 10 बजने को कोई समय, ये 15 मिनट है, ये इसको इसमें कोई वो नहीं होता, यानी ये नहीं होगा मेरा। वैसे वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, यहाँ पर ये गलत है। उसके बाद दूसरे में लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, को कोई शब्द नहीं होता इसमें, यानी को ये भी गलत है। तो इससे हो जाएगा कौन सा हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, इसमें शुद्ध ये है। ठीक, अब उसके बाद चौथा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो साथियों इसमें से देखिए ऑप्शन हम पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, हम इसका आंसर बताएंगे और उसके बाद फिर इसका जो है मतलब उसको हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, ऑप्शन देख लीजिए, बताइए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द क्या है। तो इसमें हो जाएगा क्या, ऑप्शन 2 बिहार। इसमें बिहार जो है ये पुल्लिंग है, बाकी सब क्या है स्त्रीलिंग है। ठीक, चलिए पांचवा, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो आपको बताना है कि इसमें एक वचन का प्रयोग किसमें होता है, सोना, हस्ताक्षर, प्राण और दर्शन। तो साथियों इसमें हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए सोना, यानी हस्ताक्षर और प्राण और दर्शन ये हमेशा हमारे बहुवचन होता है। ये सभी क्वेश्चन पूछता है कि हमेशा बहुवचन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ये हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन ये सब जो होते हैं बहुवचन आते हैं। जैसे सोना बहुवचन शब्द नहीं है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है जिसे गिना नहीं जा सकता। पानी, घी, तेल, कोयला, चांदी, सोना, फल, सब्जी, हीरा, लोहा, चीनी आदि द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इन्हें गिना नहीं जाता बल्कि इन्हें मापा या फिर तौला जाता है। सोना का एक नीद भी होता है, यानी सोना का मतलब एक नीद होता है। सोना शब्द के साथ एक वचन क्रिया के रूप में प्रयोग होता है, देख लिए, यानी सोना शब्द जो होता है एक वचन क्रिया के रूप में प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए जैसे उसके पास काफ़ी सोना है। जैसे और जो विकल्प हैं हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, ये सब क्या है, हमेशा हम बहुवचन शब्द होते हैं और इनके साथ बहुवचन संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, जो हम आपको बताए हैं। यानी हस्ताक्षर, प्राण और दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हे ईश्वर, छठवां नंबर है, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो बताइए इसमें कौन सा कारक है, करण है कि कर्म है कि संबोधन कारक है कि संप्रदान कारक है? तो यानी इसमें हो जाएगा हे ईश्वर दया करो में ये हमारा इसमें संबोधन, ऑप्शन 3 हो जाएगा 3, कौन सा संबोधन कारक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। इसमें हमें तद्भव, एक तद्भव होता है, एक तत्सम। तत्सम जो होता है संस्कृत से बन के बना होता है, और जो ये हमारा तद्भव होता है संस्कृत से ही, ये थोड़ा हम अपनी लैंग्वेज मतलब हिंदी में होता है। तो बताइए इसमें क्या होता है, बताइए कौन सा इसमें तद्भव है। तो इसमें देखिए शांति और जलधि, बुखार, ये सब क्या है, ये सब हमारा तत्सम है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा काज, काज हमारा क्या है, तद्भव है। काज क्या है, काज का क्या होता है, काज का होता है काम। चलिए ये ठीक। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो बताइए इसमें कौन सा सब तत्सम है? तो इसमें 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4, नव्य और स्वर्णकार। नालीन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? नालीन और राजीव शब्द देखिए आप लोग बताइए इसमें से, नालीन और राजीव जो होता है ये हमारा किसका होता है, कमल का पर्यायवाची होता है, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा कमल। ठीक, चलिए अगला, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? ये क्यों, कब और कौन ये सब जो है किस वाचक सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक, व्यक्तिवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा, यानी इसमें क्यों, कब, कौन ये सब प्रश्न किया जा रहा है, तो यानी कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद बताइए। इसमें मदिरालय का जो संधि विच्छेद होता है आप लोग देखिए करिए, यानी मदिरालय का जो संधि विच्छेद होता है मदिराधन आलय, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 मदिराधन आलय। चलिए अगला, अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा क्या, उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? जो सतसई शब्द है आवृत्ति बोधक है कि अनिश्चित संख्याबोधक विशेषण कि गणनावाचक विशेषण कि समुच्चय बोधक विशेषण? तो इसमें हो जाएगा हमारा क्या, सतसई में इसमें गणनावाचक विशेषण, यानी ऑप्शन 3 गणनावाचक विशेषण।
चलिए अगला, इसमें देख लेते हैं गणनावाचक विशेषण किसे कहते हैं। विशेषणों का वर्गीकरण में गणनावाचक विशेषण वे होते हैं जो किसी नाम या संज्ञा के साथ रखकर उसकी सटीक संख्या मात्रा या क्रम को मतलब प्रदर्शित करते हैं, वही हमारा क्या होता है, जैसे कि 1, 2, 100, 1000, ये सब गणनावाचक विशेषण है। ठीक, चलिए अगला बताइए, 14वां नंबर है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। संयुक्त क्रिया है कि पूर्वकालिक क्रिया है कि ये प्रेरणार्थक क्रिया है, ये मिसप्रिंट है 3 वाला। तो बताइए इसमें से कौन सा, एक चौथा ऑप्शन है हमारा संज्ञा क्रियाएं। तो इसमें जो है जब कर्ता अपना काम खुद न करके किसी और से करवाए तो वहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाती है, वहाँ पर हो जाती है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन 3 प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए अब प्रेरणार्थक क्रिया देखिए, वही चीज़ लिखा है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उस क्रिया को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे काटना से कटवाना, करना से कराना, ये सब हमारा क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक, उसके बाद बताइए 15वां में, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। चिल्लाहट जो है ये शब्द, इसमें कौन सा प्रत्यय है, हट प्रत्यय है कि ची है कि आहट है कि चिल्ला है। तो इसमें से क्या है, हो जाएगा हमारा चिल्लाहट में आहट प्रत्यय है। ठीक, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन देखिए आप लोग, ऑप्शन देख के बताइए कौन सा अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है, 1, 2, 3 कि 4, यानी अभिभाषण में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 अभी, यानी छोटी की मात्रा अभी, ऑप्शन 4। चलिए अगला, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है, बताना है रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। तो ऑप्शन देखिए आप लोग, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। तो इसमें हो जाएगा रक्त रंजित शब्द में हमारा इसमें हो जाएगा साथियों कौन सा, तत्पुरुष समास, रक्त से रंजित होता है। ठीक, चलिए परोक्ष का विलोम बताना है। ये सब यूपी पुलिस का पेपर है, अब देख लीजिए, अगर आप लोग कर रहे होंगे तो आप लोग की कितना सिंपल लग रहा होगा, अगर आ रहा होगा तो। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कोशिश करिए, बहुत कठिन पेपर नहीं आता है, बहुत सिंपल पेपर आता है, मतलब आप इसको कर सकते हैं, अगर पढ़ेंगे तो कर सकते हैं। अब हम लोग के पास बहुत ज़्यादा भी टाइम है, अब हम लोग इसको 40 दिन अगर इसमें दे दिए तो बहुत अच्छी हमारी हिंदी हो सकती है। देखिए परोक्ष का विलोम क्या होता है, परोक्ष मतलब क्या होता है, एक परोक्ष का ऑप्शन बताइए, ऑप्शन ए अपरोक्ष प्रत्यक्ष है, उसके बाद दृष्टव्य है कि अस्थूल है। तो परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट होता है और प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट का डायरेक्ट होता है, तो परोक्ष का हो जाएगा प्रत्यक्ष, यानी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 प्रत्यक्ष। ठीक, बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। परोक्ष शब्द का विलोम प्रत्यक्ष होता है, तो परोक्ष शब्द का विलोम शब्द प्रत्यक्ष, परोक्ष का अर्थ जो आंखों के सामने न हो वो परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष हो जाएगा, और प्रत्यक्ष का अर्थ जो आंखों के सामने हो वही हमारे प्रत्यक्ष होता है। तो इसका हम देख लिए, प्रत्यक्ष यानी परोक्ष का क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। चलिए अगला 19 नंबर है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बताइए इसमें पैसे का बहुत मोह होना, पैसे ही माँ बाप दोनों, जान चली जाए पर पैसा न जाए, अत्यधिक कंजूस होना। साथियों इसमें बताइए, यानी चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका मतलब क्या है, अत्यधिक कंजूस होना। ठीक, इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो लोकोक्ति होती हैं ये इनडायरेक्ट रूप से, कोई ऐसा जैसे कोई शब्द होगा डायरेक्ट नहीं रहेगा, इनडायरेक्ट रूप से वर्ड आपको इंगित करना है, उसमें यही देखना है, डायरेक्ट नहीं, जैसे कि पैसा का बहुत मोह होना, ये सब नहीं, जैसे उसमें अत्यधिक कंजूस होना एक सार्थक शब्द तानी थोड़ा दिखाई दे। ठीक, ऐसा है। जो क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, क्रोध जो है किस रस का स्थायी भाव, बताइए क्रोध जो है हमारा कौन सा रस का स्थायी भाव है, रौद्र रस का स्थायी भाव, ऑप्शन 1। चलिए अगला, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो बताइए सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, सममात्रिक होते हैं, विषम मात्रिक होते हैं, अर्धसममात्रिक होते हैं, क्या होते हैं। तो बताइए इसमें पहले दूसरे और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13, 10, 16 की 11, डी वाला ऑप्शन होगा 11। तो बताइए आप इसमें क्या है, तो सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं, 13, और पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, देख लेते हैं क्या है। सोरठा एक अर्धसममात्रिक छंद है, इसके विषम चरणों यानी चरण में 11, यानी पहले और तीसरे चरण में कितने होते हैं,
11 मात्राएं। दूसरे और चतुर्थ चरण में, दूसरे और चौथे चरण में कितने 13 मात्राएं होते हैं, देख लीजिए। ये दूसरे चौथे में 13, पहले तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु होता है, एक गुरु होता है, एक लघु होता है, ठीक। अवश्य होना अनिवार्य है। चलिए अगला, 22 निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? ऐसा कौन सा अलंकार है? आप लोग अलंकार अगर पढ़े होंगे तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, ऑप्शन 1 है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन 2 है श्लेष, ऑप्शन 3 है छंद, ऑप्शन डी है 4 है उपमा। तो जिसमें समान धर्म हो, जैसे 4 शब्द होते हैं, तो बताइए उसमें कौन सा होता है? इसमें किस अलंकार में? उत्प्रेक्षा, श्लेष की, छंद की, उपमा? यानी उपमा में, उपमा में क्या होता है हमारे, समान धर्म होना अनिवार्य है, ठीक। इसको जब हम टॉपिक से पढ़ेंगे तो पूरा एकदम अच्छे से डिफाइन करेंगे, हर एक टॉपिक को बढ़िया से पढ़ेंगे। आप लोग अभी प्रीवियस ईयर देख लीजिए, उसके बाद हम थ्योरी जब करवाएंगे तो एक एक टॉपिक से कराएंगे। जैसे चाहे जीएस, जैसे सुबह में जीएस स्टार्ट किए हैं, शाम में हिंदी, 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे यूपी पुलिस के लिए और टेट दोनों के लिए। टेट के लिए तो हिंदी वाले बहुत इंपॉर्टेंट है और पुलिस के लिए तो ही है, ठीक। आप लोग इसको ध्यान से डेली, अब 40 दिन लगातार आप लोग देखिएगा, अब 40 दिन लगातार हम आप लोग को इसे पढ़ाएंगे, पूरा हिंदी एकदम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आप लोग अपना रिवीजन कीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से भाग कह रहा है, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनिकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? यानी भाग जो है उसका अनिकार्थी शब्द किस में नहीं है? ऑप्शन 1 बांटना, ऑप्शन बी विभाजन, ऑप्शन 3 हिस्सा, ऑप्शन 4 जो है ब्याज। तो बांटना जो भाग होता है, तो बांटना भी होता है, भाग का मतलब विभाजन भी होता है, हिस्सा भी होता है। तो हमारा इस वजह से इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो नहीं है का मतलब जो इसमें गलत है वही हमारा सही हो जाएगा। तो यानी इसमें ब्याज नहीं है, ठीक। ये नहीं, ये तो इसमें नहीं वाला कौन सा हो जाएगा? ब्याज, यानी ऑप्शन डी। चलिए अगला, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो वह बाजार जा चुका है, इसमें बताइए संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण भूतकाल, निकट भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, समान वर्तमान काल। तो वह बाजार जा चुका है यानी बीत चुका है, तो ये क्या? निकट भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल, यानी काम पूरा हो चुका है और अभी जल्दी में हुआ, इसलिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 निकट भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। 25 नंबर है, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? राम अभी सोएगा, तो भाववाच्य है कि क्रमवाच्य है कि इनमें से कोई नहीं, कि कृतवाच्य है? तो राम अभी सोएगा, इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें कृतवाच्य है, क्योंकि इसमें कर्ता पेय प्रभाव पड़ रहा है, ठीक। तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन 1 आक्रमण करना, ऑप्शन 2 व्यर्थ काम करना, ऑप्शन 3 साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, और ऑप्शन डी जो है धाक बैठाना। तिल का ताड़ बनाना मतलब साथियों क्या होगा? साधारण, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। चलिए अगला, 27 नंबर, निम्नलिखित में से नहीं कौन सा प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? जो नहीं है, कौन सा क्रियावाचक विशेषण है बताइए? प्रश्नवाचक, विधिवाचक, निषेधवाचक, यानी निषेधवादी या निश्चयवादी। इसको निषेधवाचक कर लीजिए, यानी इसमें वही निषेधवाचक मतलब क्या होता है? नहीं या नकारात्मक शब्द, ठीक। यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची, देखिए पर्यायवाची से भी आया, तद्भव, तत्सम, उसके बाद अलंकार, रस, छंद, सबसे एक एक मतलब क्वेश्चन लगभग देखने को मिल रहा है। यानी हमारे लिए क्या है, सब इम्पॉर्टेंट है, सब टॉपिक सबको अच्छे से कवर करना है। तो समुद्र का पर्यायवाची, अब पर्यायवाची आ गया, तो पर्यायवाची में बताइए समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भोर, भव, उदासीनता के रत्नाकर। तो इसमें हो जाएगा मेरा क्या? रत्नाकर जो होता है ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। अब समुद्र का पर्यायवाची शब्द हम और देख लेते हैं क्या है। समुद्र का पर्यायवाची जैसे देखिए सागर होता है, पयोधि होता है, उदधि होता है, नदीस होता है। उसके बाद जलधि, नीरनिधि, रत्नाकर, सिंधु, तोय निधि आदि ये शब्द क्या होते हैं? समुद्र के पर्यायवाची हैं। वैसे देखिए बैराग का अर्थ क्या होता है? अलग इच्छा। भव का अर्थ होता है संसार या जगत, और भोर का अर्थ होता है प्रातःकाल यानी सुबह, ठीक। उसके बाद अगला 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघा, मेघ का सही अर्थ है जो शास्त्रों को पर्यायवाची है? यानी मेघा और मेघ मतलब क्या होता है? तो मेघा मतलब क्या होता है? मेघा और मेघ, यानी बादल जीवन, बादल यज्ञ, एक मेघ होता है अश्वमेघ, एक मेघ होता है, इसलिए मेघ है, और एक मेघ मतलब मेघ मतलब हो जाएगा बादल, और मेध जो होता है देखिए सेकंड वाला जो है मेध है, तो मेध मतलब यज्ञ होता है। तो यानी इसका 2 हो जाएगा ऑप्शन 2 बादल और यज्ञ, ठीक। चलिए, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी अब वाक्यांशों के लिए एक शब्द के टॉपिक्स आ गया है। जो अब स्त्री अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं? अभिनेत्री, यानी ऑप्शन ए अभिनेत्री।
मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है, यानी मानसरोवर किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो प्रेमचंद ये मानसरोवर किसकी रचना है? बहुत प्रसिद्ध रचना है, यानी प्रेमचंद की है ये मानसरोवर। चलिए, मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो मीराबाई किसकी शिष्या थी? संत रायदास के, संत नामदेव, संत एकनाथ की हैं डी वाला संत तुकाराम। तो बताइए आप लोग, मीराबाई किसकी शिष्या थी? इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएंगे संत रायदास। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? अभी देखिए ये हिंदी भाषा से क्वेश्चन आ गया है, कौन सी भाषा है जो पश्चिमी हिंदी के संबंध रखती है? बांगरू ऑप्शन 1, उसके बाद 2 है राजस्थानी, 3 है अवधी और 4 है भोजपुरी। तो इसमें हो जाएगा बांगरू जो है ये हमारा पश्चिमी हिंदी से संबंधित रखती है। ठीक, चलिए अगला, ये यहाँ तक था पूरा 33 क्वेश्चन है। इसमें हम पैसेज नहीं लिए हैं, 5 क्वेश्चन पैसेज था लेकिन पैसेज इसमें नहीं लिए हैं, आगे उसको भी ऐड कर लेंगे। तो साथियों आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको क्लास। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।